हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। हमारे जो सजीव जगत है उसमें विविधता है, सभी जीव जंतुओं में किस प्रकार से विविधता है इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। और इसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं, जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज 6वीं परीक्षा भी उनका नज़दीक आ चुका है, तो जितने ही विद्यार्थी अगर इस चीज़ को देखेंगे तो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। और इस चीज़ को हम लोग पहले एक बार देख लें। इसमें जो लिखा हुआ चीज़ें आपके सेकंड चैप्टर में हेडिंग के रूप में मुख्य अच्छे विचार जो लिखा हुआ उसको हम लोग एक बार देख लें। सुभाषित के रूप में लिखा हुआ है, बड़े वृक्ष दूसरे को तो छाया देते हैं, बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाइयाँ सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। अच्छे मनुष्य जो होते हैं वो स्वयं कठिनाइयाँ सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरे को ही दे देते हैं। तो बिल्कुल इस सुभाषित को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, क्योंकि जो भी आज मनुष्य है अपने सुख के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन वो बड़े मनुष्य नहीं कहलाएंगे, महान मनुष्य नहीं कहलाएंगे। महान मनुष्य वही होते हैं जो खुद दुख में रह कर के दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन आंसर पार्ट को समझने से पहले इसमें जो प्रमुख शब्द दिए हुए हैं, जैसे अनुकूलन, उभयचर, जलीय, जैव विविधता, जितने भी शब्द हैं, प्रमुख शब्द आपकी बुक में लिखे होंगे, इसे आप निश्चित रूप से एक बार समझ लीजिए। और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन आंसर पार्ट को जरूर देखिए। इसको समझने के लिए आपको बुक रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बुक रीडिंग करके इस सारी चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद जो सारांश दिया हुआ है, मुख्य बिंदु, इस मुख्य बिंदु को आप निश्चित रूप से नोट करके एक बार समझ लें। इसको सारे मुख्य बिंदु को एक बार निश्चित रूप से 2-3 बार पढ़ करके समझ लें। देख सकते हैं जितने भी ये मुख्य बिंदु हैं, आपका यहाँ पे इंड हो जाता है। आप निश्चित रूप से यहाँ तक सारे मुख्य बिंदु को अच्छी तरह से देख लें, 1 से 2 बार लिख करके समझ लें। अब फिर हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखते हैं। आइए और अधिक सीखें। तो इसमें जो है क्वेश्चन आंसर जो पार्ट से है उसको हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़ेंगे तो आपको सिरा विन्यास पता चलेगा। जिसमें मूसला जड़ होता है उसमें जो है उसका जालीदार सिरा विन्यास होता है, और जिसमें झकरा जड़ होता है उसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। तो आप निश्चित रूप से नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें हमको यही बताने के लिए कह रहा है कि अगर गेहूं है, गेहूं का पौधा है, तो उसमें किस प्रकार की जड़ें होगी और उसका किस प्रकार से पत्तों का सिरा विन्यास होगा। ये लिखा हुआ है राजमा का जड़ किस प्रकार से होगा और उसका सिरा विन्यास कैसा होगा। तो हम लोग समझते हैं। चलिए इसको उत्तर को देखते हैं। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, गेहूँ के पौधों में रेशेदार जड़ें और समांतर सिराओं वाली पत्तियाँ होती है। गेहूँ के पौधों में रेशेदार जड़ें और समांतर सिराओं वाली पत्तियाँ होती है। वहीं राजमा के पौधों में मूसला जड़ें और जालीदार सिराओं वाली पत्तियाँ होती है। मूसला जड़ होगा, जालीदार सिराओं वाली होगा, रेशेदार होगा तो समांतर सिराओं वाली होगा। तो ये आप निश्चित रूप से इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी बुक में इस प्रकार से है कि नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय बस जंतुओं और चिन्हांकित खंड ख में थलीय वस्तुओं के नाम लिखिए। बहुत अच्छा। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम लिखा गया, घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केचुआ, कबूतर और कछुआ। तो इसमें खंड क में जो कहा जा रहा है कि जलीय जंतु का नाम लिखिए। देख सकते हैं आपके फिगर में दिया गया है। खंड क जो है इसमें आपको जलीय जंतु का नाम लिखना है। खंड ख में जो है थलीय जंतु का नाम लिखना है, जो थल पर रहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं। और ग में जो है उस जंतु का नाम लिखना है जो दोनों स्थान पर निवास कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसके उत्तर को।
तो देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने बना कर रख लिया था। यहाँ से आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। तो जितने भी इसमें हैं आपके जंतु दिया हुआ बुक में वो सारे हैं। उस सारे में से जो जलीय जंतु हैं वो है डॉल्फिन, व्हेल, मगरमच्छ, और ये मेढक जो है ये आपका उभयचर कहलाता है, जो दोनों जगह रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो मेढक को हम लोग गौ में लिखेंगे, और घोड़ा, भेड़, कबूतर, कछुआ और केचुआ जो है ये थलीय जंतु के रूप में है, तो इसको हम लोग खंड ख में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे दूसरा का उत्तर। चलिए हम लोग तीसरा का उत्तर समझते हैं। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको एक बार पढ़ लें। तो लिखा हुआ है मनु की माँ की एक शाक वाटिका है, एक शाक वाटिका है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी, मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी, मूली। उन्होंने मूली मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है, हम लोग जड़ ही उसका यूज करते हैं। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। वह तो जड़ ही है और जड़ का ही हम लोग यूज करते हैं, वो किस प्रकार की जड़ है। तो मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा, क्योंकि जड़ हमको पता चल जाए तो उसका सिरा विन्यास क्या होगा ये तो पता चल ही जाता है ना। तो जड़ किस प्रकार का जड़ है, तो हमने जड़ देखा है, उसमें एक मुख्य सिरा होता है और उसी से और भी सिराएँ निकलती है। तो जिसमें एक मुख्य सिरा होता है और उसमें से और भी सिराएँ निकलती है, तो उस जड़ का क्या नाम होता है, मूसला जड़। क्या होता है, मूसला जड़ होता है। तो उसका सिरा विन्यास कैसा होगा, मूसला जड़ का सिरा विन्यास होता है जालीदार, यानी कि उसके पत्ते में जो है जालीदार सिराएँ निकलती है, ठीक है, समांतर नहीं जालीदार निकलती है। तो मूसला जड़ हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सिरा विन्यास जालीदार। तो इस प्रकार से इसका आप उत्तर लिख लेंगे, जड़, मूसला जड़, सिरा विन्यास का प्रकार जालीदार। तो ये आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए बाकी आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए 4 चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानी में पाई जाने वाली बकरी को देखें, उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। ठीक है, इनके अंतरों के क्या कारण हैं यह भी बताएं। तो ये है आपका पर्वतीय बकरी और ये क्या है, मैदान में पाई जाने वाली बकरी। तो इस दोनों में क्या अंतर है, तो एकदम स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि ये मांसल में मोटाई इसका ज़्यादा होता है, इसका क्या होता है, पतला होता है। इस पर रुएँ होते हैं और इस पर रुएँ कम होते हैं, है ना। तो यही सब अंतर में हमने लिखा है। इस प्रकार से इसका आप अंतर लिख सकते हैं, समानताएं और अंतर। इस दोनों में बकरी में समानताएं क्या है, सबसे प्रथम जो समान बात है उसको पहले नोट कर लेना है आपको यहाँ से। तो यहाँ से आप समानताएं एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है उस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। समानताएं, दोनों बकरियां हैं, दोनों क्या हैं, बकरियां हैं और एक ही परिवार से हैं। एकदम बकरी जिस प्रकार से होता है दोनों तो बकरी ही है, तो इस प्रकार से ये समानताएं हैं। दोनों शाकाहारी, दोनों क्या है, शाकाहारी है। तो ये दोनों क्या हो गए, बात है समानता वाली बात हो गई। अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर देखिए मैंने 2 अंतर भी लिखा है यहाँ पे। ठंडे पहाड़ी बकरियों में तापमान से बचाने के लिए मोटा लंबा फर होता है, फर मतलब रोएँ। वहाँ पे पर्वतीय जो बकरी होते हैं उस पर मोटा लंबा फर होता है। गर्म जलवायु मैदानी बकरियों में छोटे फर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैदानी भूभाग में होता है, यहाँ पे गर्म जलवायु होती है, तो यहाँ पर जो है बकरियों के फर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर में आप लिख सकते हैं, पहाड़ी बकरियों के मोटे शरीर होते हैं जबकि मैदानी बकरियों के पतले शरीर होते हैं। ये तो हमने फिगर में भी देखा था, तो ये आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। 2 अंतर, आप चाहे तो इसको कॉलम बना करके भी आप समानताएं और अंतर लिख सकते हैं। तो चलिए ज़रूर समझ में आया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। पाठ में चर्चा की गई वस्तुओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। जो पाठ में विशेषता किया गया है उसके अतिरिक्त आपको बनाना है। गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, ये सारे जंतु लिखे गए हैं।
इसको आपको बांटना है, लेकिन अलग विशेषता के आधार पर। देखिए हमने अलग विशेषता के आधार पर बांट रखे हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एक तो देख सकते हैं ये लिखा हुआ है रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। कुछ ऐसे जानवर हुए हैं इसमें जिसमें रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, तो उसके आधार पर हमने बांटा है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो वही जो आपको दिया हुआ था समूह जंतुओं का, उसी में से छांट कर लिखा गया है। तो गाय, कबूतर, कछुआ, व्हेल, छिपकली, चमगादड़, ये सारे जो हैं रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं तिलचट्टा और टिड्डा। तो ये दो जंतु ऐसे हैं जो बिना रीढ़ की हड्डी के हैं। तो इस प्रकार से आप 5वां प्रश्न का उत्तर नोट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना विचार लिखेंगे और उसके बाद आपको ये लिखना है कि ये वनों की कटाई की जा रही है हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसमें 2 प्रश्न हैं। जो वनों की कटाई हो रही है ये हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है। पहला क्वेश्चन है आपके विचार से हम इस चुनौतियों का निदान कर सकते हैं। तो आप अपने विचार लिखेंगे। तो चलिए मैंने इसमें कुछ विचार अपना लिखा है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने लिखा है वनों की कटाई के कारण वृक्षों और वनस्पतियों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, मृदा का अपरदन, बाढ़ आदि का कारण बन सकता है। वनों की कटाई के कारण क्या क्या हो सकता है? तो वनस्पतियों का विनाश हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जैव विविधता की हानि, मृदा का अपरदन, बाढ़ आदि का कारण बन सकता है। जो हमारे सजीव जगत में जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसमें क्षति हो सकती है, उसमें ह्रास हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है ना। तो ये बातें बताई जा रही हैं वनों की कटाई के कारण। अब इसके जो निदान है वो हम लोग कैसे करेंगे इसमें बताया गया है। हम इस चुनौतियों का समाधान निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। हम इस चुनौतियों का समाधान निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। पहला, पुनः वृक्षारोपण। दूसरा, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। नेक्स्ट इसी में तीसरा पॉइंट है वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए गंभीरता से कानूनों और नियमों का लागू करना। ये तीसरा कारण है। तो इस प्रकार से 3 कारण के माध्यम से हम वनों की कटाई पर निदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे। दोनों प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। चलिए हम लोग 7वें प्रश्न को समझते हैं। अगर आपको कुछ हेल्प मिल रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा ताकि आप घर बैठे साइंस की तैयारी कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। तो आगे इसमें फ्लो चार्ट है, देखते हैं। तो देख सकते हैं पौधा है, कहता है क्या इसमें पत्तियां हैं? हाँ। अगर क्या इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है? तो इसमें कहा गया है हाँ। तो इस प्रकार से ये जो एक दिया गया चीज़ें हैं, ये क्या, इसका क्या विश्लेषण आप कर सकते हैं। तो जिस पौधे में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उस पौधे में कौन सा जड़ होगा, और जिस पौधे में मूसला जड़ होता है उसमें कौन सा सिरा विन्यास होगा। ये आपको इस डायग्राम से समझना है। तो उसको आप नोट कर लें और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका विश्लेषण। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 7 का उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती है, और जबकि जिनमें समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें झकरा जड़ें होती है।
जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होती है उनमें मूसलाजरें होती है। मूसलाजर का मतलब एक सिरा निकलता है, उससे कई सिराएँ निकलती है तो मूसलाजर हो गया। जबकि जिनमें समांतर शिरा विन्यास होती है उनमें झकरा जड़ें होती है। जैसे कि केला का जो पौधा है उसमें झकरा जड़ें होती है, एक ही जगह से बहुत सारे जड़ें निकलती है, उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, मुख्य सिरा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? तो झाड़ी का आपने परिभाषा सुना होगा। झाड़ी क्या होता है? साइज में छोटा होता है, ठीक है। झाड़ी की जो प्रकृति है वो उसको बता देना है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, कि झाड़ी की प्रकृति क्या है, ठीक है, इसकी क्या प्रकृति है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या इसके तने जो है काष्ठीय होते हैं ना, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से है तो वो झाड़ी हो सकता है। तो यही तर्क जो है इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है वही इसमें आपको उत्तर लिखना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के संदर्भ में कि आखिर कैसे जो है स्पष्टीकरण देगा। तो यहाँ पे संजय इसके स्पष्टीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं आप। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि तने की प्रकृति क्या है, तने की जो है वो क्या प्रकृति है, उसका तना उसका जैसे काष्ठीय होता है, छोटा होता है आकार में, है ना। तो इस प्रकार की बातें अगर है तो वो झाड़ी है। गुड़हल के पौधों की ऊंचाई कितनी है? गुड़हल के पौधों की ऊंचाई कितनी है? तो एक गुड़हल पौधा होता है जो झाड़ी होता है ना, तो छोटे होता है। क्या गुड़हल के पौधों की तना काष्ठीय होता है? गुड़हल का पौधा का तना काष्ठीय होता है तो गुड़हल क्या है? झाड़ी है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संजय अपने स्पष्टीकरण के लिए इस प्रकार के तर्क रख सकता है। तो झाड़ी गुड़हल का पौधा होता है। गुड़हल के पौधे के बारे में इस प्रकार से पूछा जाएगा प्रश्न, तो स्पष्ट हो जाएगा कि झाड़ी क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं एक तालिका के रूप में दिया हुआ है। तालिका कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाए। जैसे समूह क ख है, ठीक है। बीज का प्रकार है द्विबीजपत्री और जड़ का प्रकार है मूसलाजर। तो उदाहरण में क्या होगा? बीज का प्रकार है एक बीजपत्री, जड़ का प्रकार है झकराजर। तो उदाहरण में क्या होगा? इसके उदाहरण लिखने हैं दोनों पहले, उसके बाद समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं, और क्या समानता है द्विबीजपत्री मूसलाजर के अलावा जो है और क्या समानता है ये आपको लिखना है। समूह ख के पौधे में और क्या समानताएं हैं, जैसे एक बीजपत्री रहती है तो झकराजर रहता है, और क्या समानताएं होती है ये आपको प्रश्न 2 में लिखने हैं। इसका ही पॉइंट है 9 का, एक पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है। पहले उदाहरण को हम लोग देखेंगे, फिर इस दोनों प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो चलिए यहाँ से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, सारे प्रश्न आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँ इसी प्रकार से, और आप घर बैठे साइंस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर जो है 9 का उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। क नंबर में है गाजर, मूली, सरसों, गुड़हल। ये सारे हैं किसके? तो मूसलाजर के उदाहरण हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री और मूसलाजर होते हैं तो उसके उदाहरण हैं गाजर है, इसमें मूसलाजर पाया जाता है। मूली जिसमें क्या होता है, एक सिराएँ होती है, एक मुख्य सिराएँ होती है और उस सिरा से बहुत सारी सिराएँ निकलती है तो मूसलाजर होता है। वो सरसों में भी होता है, गुड़हल के पेड़ पौधे में भी होता है। तो गाजर तो आप देख ही सकते हैं, उसमें एक सिराएँ होती है, उसी से बहुत सारे सिराएँ निकलती है। तो इस प्रकार से ये मूसलाजर के उदाहरण हैं। द्विबीजपत्री इसमें पाए जाते हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और घास और प्याज ये सारे क्या है? झकराजर के उदाहरण है। झकराजर के उदाहरण है और इसमें एक बीजपत्री पाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ख नंबर में ये बात कहा जा रहा था, तो इसके उदाहरण आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके हम लोग पॉइंट नंबर 1 में जो क्वेश्चन था कि समूह क के पौधों में और क्या समानता है, देखिए और क्या समानता है तो यहाँ से स्पष्ट ही हो गया है। जिन पौधों में मूसलाजरें होती है उनके पत्तों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होती है। तो ये भी तो एक अलग समानता है ना।
ये चीज़ें हैं। मूसलाधार होती है तो कौन सी, तो जालीकार रूपी शिराविन्यास होती है। और जिन पौधों में समांतर शिराविन्यास होती है उनमें झकड़ा जनें होती है। ये समान बातें हैं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के अलावा, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के निम्नांकित भाग को देखें। एकदम लास्ट प्रश्न है, इसको आप निश्चित रूप से देखें और समझें और नोट करें। नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के निम्नांकित भाग को देखें। देख सकते हैं बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। अन्य पक्षियों की तुलना में क्या भिन्नता दिखाई देती है। इसका जो है पंजा वो झिल्ली युक्त पंजे होते हैं अलग पक्षी के अलावा। बत्तख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी। तो ये जो है इस पंजा का उपयोग वो कहाँ पर कर सकते हैं, ये आपको प्रश्न का उत्तर में मांगा जा रहा है कि इस प्रश्न का तब आप उत्तर किस प्रकार से देंगे। देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बत्तख जो होता है उसका जो पंजा होता है वो झिल्ली युक्त पंजे होते हैं। ठीक है, उसमें देखिए बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में भिन्नता दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात। बत्तख में झिल्ली युक्त पंजे होने के कारण उनको पानी में तैरने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, यही कारण उनका कुछ भगवान ने, प्रकृति ने उनको कुछ अलग बनाया है उनके पंजे को, क्योंकि वो मछली खाती है ना बत्तख, और वो पानी में ही ज़्यादा विचरण करती है, तो उसके लिए उसको इस प्रकार से भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। तो बत्तख में झिल्ली युक्त पंजे होने के कारण उनको पानी में तैरने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर 3 जल्द से जल्द लेकर के आऊँ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।